Hello, students. Let's study learning behavior today. I'm going to give you a brief idea of what learning behavior is. Let's proceed. How do we define learning? So, learning is a process which manifests itself in an individual behavior as a result of experience. हम कंटिन्यूस लर्निंग प्रोसेस में रहते हैं थ्रू आउट आवर लाइफ. जो भी हम एक्सपीरियंस करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में, उसे हम अननोइंगली, अनकॉन्शियसली सीख जाते हैं. जब भी किसी भी एनिमल में किसी प्रकार की लर्निंग होती है तो उसके बिहेवियर में चेंज आ जाता है, जो कि अधिकांशतः बिल्कुल भी शॉर्ट लिव्ड नहीं होता. ऑन द कॉन्ट्ररी, लॉन्ग लिव्ड होता है उसके बिहेवियर में चेंज. और ये चेंज एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन नहीं होता है. हर जनरेशन के इंडिविजुअल को, किसी भी स्पीशीज़ की हर जनरेशन के इंडिविजुअल्स को अपने ही एक्सपीरियंस से नई नई चीज़ें सीखनी होती हैं. तो लर्निंग कैन बी डिफाइंड एज अ ब्रॉड रेंज ऑफ बिहेवियरल मॉडिफिकेशन ड्यू टू एक्सपीरियंस इन एन एनिमल्स लाइफ टाइम. जब भी जंतुओं में लर्निंग होती है तो उसकी वजह से ब्रेन में चेंजेस आ जाते हैं. ब्रेन में नए न्यूरल सर्किट्स बनते हैं जिससे कि वो जो भी व्यवहार सीखा है उन्होंने वो परफॉर्म कर सकें, एग्जीक्यूट कर सकें. ये एक प्रकार का परमानेंट अडेप्टेशन या परमानेंट चेंज होता है बिहेवियर में, जो कि किसी न किसी रूप में मोटिवेशन के थ्रू होता है. लर्निंग बहुत बार रिवॉर्ड, मतलब कुछ ना कुछ रिवॉर्ड मिल रहा हो या कोई पनिशमेंट मिल रही हो, उससे रिलेट हो जाता है. अगर कोई रिवॉर्ड और पनिशमेंट नहीं होती तो ये लर्निंग धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है. लर्नड बिहेवियर एक्सटिंक्ट होता जाता है धीरे धीरे. तो हम कह सकते हैं कि लर्निंग एक रिलेटिवली परमानेंट मॉडिफिकेशन है बिहेवियर का, और जिसमें नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होता है, एक्सपीरियंस इन्वॉल्व होता है किसी एक्सटर्नल इवेंट या सीरीज ऑफ इवेंट्स के साथ में. तो अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ लर्निंग पर. लर्निंग दो प्रकार की होती है, फ्लेक्सिबल लर्निंग एंड रेस्ट्रिक्टेड लर्निंग. यहाँ पर ये फ्लेक्सिबल लर्निंग और ये है रेस्ट्रिक्टेड लर्निंग. अब इनका क्या मतलब होता है? फ्लेक्सिबल लर्निंग वो लर्निंग है जिसमें फर्दर चेंजेस हो सकते हैं, फर्दर आगे भी कोई चेंजेस आ सकते हैं. ऐसी लर्निंग अगर होती है तो उसमें चेंजेस आ सकते हैं, और एक्सपीरियंसेस की वजह से इसमें चेंजेस आ सकते हैं. फ्लेक्सिबल लर्निंग 5 टाइप्स की डिस्क्राइब करी गई है, 5 टाइप्स में क्लासीफाई करी गई है. जैसे हैबिचुएशन है, क्लासिकल कंडीशनिंग, ट्रायल एंड एरर, लेटेंट लर्निंग एंड डिस्क्रिमिनेशन. ऑन द अदर हैंड देयर इज़ रेस्ट्रिक्टेड लर्निंग. रेस्ट्रिक्टेड का क्या मतलब है? ये एक स्पेशल प्रकार की लर्निंग है जिसे इम्प्रिंटिंग कहा जाता है. एक बार जब ये लर्निंग हो जाती है किसी इंडिविजुअल में तो ये दूसरे चेंजेस के लिए, आगे के चेंजेस के लिए ये रेजिस्टेंट हो जाती है और चेंजेस आना मुश्किल हो जाता है इस प्रकार की लर्निंग में. और ये कई सारे हायर एनिमल्स के बहुत से बिहेवियर्स में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है. रेस्ट्रिक्टेड लर्निंग को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, इम्प्रिंटिंग एंड रीजनिंग एंड इंसाइट. ओके, तो जो फर्स्ट टाइप ऑफ फ्लेक्सिबल लर्निंग है उसे हम बोलते हैं हैबिचुएशन. तो जैसे कि नाम से पता चल रहा है आपको, हैबिचुएशन क्या था? आदत पड़ जाना. तो इट इज़ अ डिक्रीज इन द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रिस्पॉन्स. मतलब अगर
किसी भी जंतु को कोई स्टिमुलस दिया जाए और वो स्टिमुलस बार बार दिया जाए तो उस जंतु को उस स्टिमुलस की आदत हो जाती है और वो उस स्टिमुलस के प्रति रिस्पॉन्स देना कम कर देता है, क्योंकि उसको उस पर्टिकुलर स्टिमुलस की आदत हो जाती है, यानी हैबिचुएट हो जाता है वो। जब जंतु कोई किसी पर्टिकुलर स्टिमुलस के प्रति, तो वो रिस्पॉन्स देना बंद कर देता है और इसी को हम हैबिचुएशन कहते हैं। यानी जंतु ने सीख लिया कि जो स्टिमुलस मिल रहा है वो उससे उसको कोई डिफरेंस नहीं हो रहा, उसको कोई असर नहीं पड़ रहा उसका, तो वो उससे हैबिचुएट हो जाता है उस पर्टिकुलर रिस्पॉन्स से। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, ये हाइड्रा है। तो अगर हाइड्रा की किसी भी टेंटिकल को हम एक नीडल से अगर टच करें या फिंगर से टच करें तो एकदम से क्या होगा, नीडल से टच करें तो ये एकदम से कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। देखिए आप यहाँ पे ये स्टाउट और कॉन्ट्रैक्टेड दिख रहा है, टेंटिकल्स भी शॉर्टन्ड है। अब अगर आप थोड़ी देर बाद क्या होगा कि जब आपने एक बार स्टिमुलस हटा लिया तो वो फिर से अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है। ये देखिए टेंटिकल्स यहाँ पे इलोंगेट हो जाती हैं, लेकिन कुछ समय बाद आप फिर इसकी टेंटिकल को एक नीडल से टच करिए, अगेन दिस हाइड्रा विल कॉन्ट्रैक्ट। ऐसे आप 10, 15, 20 बार, 25 बार करेंगे तो आप थोड़ी देर बाद देखेंगे कि अगर आप नीडल से एक बार टच करते हैं इसकी टेंटिकल को तो हाइड्रा डज नॉट कॉन्ट्रैक्ट और ऐसी कंडीशन में रहता है वो। इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रा में हैबिचुएशन हो गया है। ऐसे ही आप यहाँ पर देख सकते हैं एक स्पाइडर वेब दिख रहा है, स्पाइडर है इसमें और ये कुछ इंसेक्ट्स हैं। तो अगर स्पाइडर के वेब में जैसे ही कोई इंसेक्ट आता है तो स्पाइडर इमीडिएटली उसकी तरफ भागती है वेब में और उसको जाके पकड़ के खा लेती है। लेकिन जब आप एक आर्टिफिशियल स्टिमुलस, आप एक पेंसिल या पेन या नीडल लेके कोई इसके वेब को किसी एक जगह हिला दीजिए तो स्पाइडर को लगेगा कि जहाँ भी वेब हिला स्पाइडर उधर भागती है देखने के लिए कि कुछ है कि नहीं है यहाँ पे। आपने सपोज यहाँ पर हिलाया तो अगर स्पाइडर यहाँ आएगी देखने के लिए कि कोई इंसेक्ट आया होगा यहाँ पे फंसा होगा, लेकिन यहाँ पर कोई इंसेक्ट नहीं मिलता तो इट कम्स बैक, वो अपनी जो ओरिजिनल पोजीशन होती है वहाँ पर आती है। थोड़ी देर में आप दूसरी जगह यहाँ पर हिलाइए वेब को तो ये स्पाइडर फिर यहाँ आएगी भागती हुई कि कोई इंसेक्ट आया, लेकिन यहाँ पर कोई इंसेक्ट नहीं होता क्योंकि आपने तो एक बार वेब को यहाँ पर डिस्टर्ब करके नीडल हटा दी। तो क्या होगा कि स्पाइडर वापस यहाँ आके फिर वापस कोई इंसेक्ट नहीं होगा तो वापस इट विल कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। ऐसे आप मल्टीपल टाइम्स करिए और उसके बाद आप एक देखिए कि एक इंसेक्ट अगर आप इस इधर डाल देते किसी वेब में, अगर इस जगह कोई इंसेक्ट डाल दें, सपोज इस जगह आपने इंसेक्ट कोई रखा तो वेब इंसेक्ट के वेट से वेब हल्का सा हिलता है तो स्पाइडर को लगता है कि कुछ आया, लेकिन आपने क्योंकि बार बार नीडल से फॉल्स स्टिमुलस दिया स्पाइडर को, तो स्पाइडर को ये लग रहा था हर बार कि भाई इंसेक्ट आया, लेकिन जब उसने देखा कि नहीं है, बार बार ऐसा स्टिमुलस रिपीट किया और स्पाइडर को इंसेक्ट नहीं मिला, तो जब एक बार आप एक्चुअल में स्टिमुलस अगर यहाँ पे रख दें, एक्चुअल में अगर एक इंसेक्ट यहाँ पर रख दें तो आप देखेंगे कि स्पाइडर इधर नहीं जाती, बैठी रह जाती है अपनी ही जगह पर, क्योंकि उसको लगता है कि ये फॉल्स है, ये अलार्म है कि कोई इंसेक्ट आया, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि आपने बार बार उसको हैबिचुएट कर दिया, आपने वेब को हिलाया बार बार जगह पे और स्पाइडर वहाँ पर आई देखने के लिए कि कोई वहाँ पर इंसेक्ट फंसा होगा, लेकिन वहाँ नहीं होता। तो जब एक्चुअल में आता है तो भी इट डजेंट मूव, अपनी जगह पर बैठी रहती है। तो दिस इज़ हैबिचुएशन। यहाँ पर एक पिक्चर में देखिए ये एक बेबी है, सो रहा है और आप अगर ये बेबी जहाँ सो रहा है, ये इसका घर अगर किसी रेलवे ट्रैक के पास है तो आप देखेंगे ट्रेन जब जाती है, शुरू में ही बेबी को जब ट्रेन का एक्सपोजर होता है, ट्रेन के सायरन का, ट्रेन के हॉर्न का एक्सपोजर होता है तो एकदम से चौंक के उठ जाता है। लेकिन जैसे जैसे टाइम निकलता जाता है तो द बेबी ऑल्सो गेट्स अकस्टम्ड टू द सायरन ऑफ द ट्रेन, हॉर्न ऑफ द ट्रेन, एंड इट कीप्स ऑन स्लीपिंग इवन द ट्रेन इज हॉन्किंग इट्स हॉर्न। इसका मतलब ये हुआ कि जो बेबी है उसको कुछ टाइम में, कुछ महीने में अकस्टम्ड हो जाता है बेबी कि ट्रेन पास से कान पे हॉर्न बजाते हुए भी मतलब बिल्कुल घर के पास से गुजर जाती है और उसको कोई इफ़ेक्ट नहीं होता, सोता रहता है बेबी, जो कि शुरू में उठ जाता था, यानी कि हैबिचुएशन हो गया। अब आप एक यहाँ पर एग्जाम्पल दिखा गए, देखिए ये आप परफ्यूम्स हैं,
आप एक परफ्यूम का एक स्प्रे करें तो आप जब फ्रेश अगर आप उस रूम में कोई आता है बाहर से तो उसको बड़ी एकदम से स्मेल खुशबू पता चलती है कि यहाँ पर परफ्यूम स्प्रे किया गया है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद आप देखेंगे कि आपको वो स्मेल आनी बंद हो जाएगी, आपका ध्यान नहीं जाएगा उस स्मेल की तरफ। ऐसा इसलिए होता है कि आपकी जो नेज़ल सेंसिले हैं, नाक के अंदर जो सेंसरी स्ट्रक्चर्स हैं, सेंसरी हेयर्स हैं, वो अकस्टम्ड हो जाते हैं, हैबिचुएट हो जाते हैं इस परफ्यूम के प्रति, और इसीलिए आपका ध्यान उधर नहीं जाता, बिकॉज यू आर हैबिचुएटेड टू दैट पर्टिकुलर स्मेल। अब यहाँ पर आप देखिए ये क्रोज दिखाएं एक खुले फील्ड में, ओपन फील्ड में, कॉर्न फील्ड में बैठे हुए यहाँ पे। अब इनको जब क्रॉप्स मेच्योर होने लगती हैं तो उस समय एक स्केयर क्रो, ये दिख रहा है ना आपको, बिजूका बोलते हैं इसको हिंदी में, तो स्केयर क्रो को लगा देते हैं फार्मर्स अपने फार्म्स में। तो अब जिससे कि बर्ड्स जो हैं वो डर के, जैसे ही इसको लगाते हैं स्केयर क्रो को, तो वो बर्ड्स जो हैं डर के उड़ने लग जाती हैं। फिर कुछ टाइम तक बर्ड्स देखती हैं कि ये तो ये वो जो स्केयर क्रो है वहीं खड़ा हुआ है, और है ना ना वो हिलता है ना वो कुछ करता है उनको हार्म। तो फिर आप देखिए कुछ समय बाद बर्ड्स वहाँ बिल्कुल उसके बिल्कुल नीचे, उसके पास में, और इवन उसके ऊपर भी बैठी रहती हैं, और उन बर्ड्स को कोई उससे कोई डिफरेंस नहीं होता, उससे कोई डिफरेंस मतलब फ़र्क नहीं पड़ता उनको, और आराम से वो उसके आसपास उसके ऊपर बैठी रहती हैं, क्योंकि उनको पता है कि इससे उनको कोई हार्म नहीं हो रहा, और जो डरती थी शुरू में वो भी उससे हैबिचुएट हो जाती हैं बर्ड्स। तो दिस इज़ अबाउट हैबिचुएशन। अब लंबे समय तक अगर किसी एनिमल को अगर कोई रिपीटेड स्टिमुलस ना मिले तो वो उस हैबिट से बाहर भी आ जाता है, वो भूल जाता है, उसका हैबिचुएशन ख़त्म हो जाता है। तो सेकेंड टाइप ऑफ लर्निंग इज फ्लेक्सिबल लर्निंग, इज नोन एज क्लासिकल कंडीशनिंग। तो क्लासिकल कंडीशनिंग, या जिसे हम कंडीशन रिफ्लेक्स कहते हैं, ये इवान पावलोव नाम के रशियन फिजियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इस टिपिकल लर्निंग के बारे में बताया। अब एक सिंपल रिफ्लेक्स और एक कंडीशन रिफ्लेक्स, दो प्रकार के अलग अलग रिफ्लेक्सेस होते हैं। सिंपल रिफ्लेक्स तो ऑटोमेटिक रिफ्लेक्स होता है, और ये एक ऑटोमेटिक फंक्शनल यूनिट होता है नर्वस सिस्टम का। लेकिन कंडीशन रिफ्लेक्स डिफरेंट होता है। कंडीशन रिफ्लेक्सेस एक्वायर्ड रिफ्लेक्सेस होते हैं, सीखे हुए रिफ्लेक्सेस होते हैं। तो पावलोव ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इन्होंने एक डॉग को एक पर्टिकुलर ऐसे स्टैंड बनाया और इन्होंने डॉग को इससे बांधा। यहाँ पर इन्होंने एक टेबल बना दी जिस पर एक बोल रखा हुआ जिसमें डॉग को फूड प्रोवाइड किया गया इन द फॉर्म ऑफ ब्रॉथ या इन द फॉर्म ऑफ मीट, इनको डॉग को प्रोवाइड किया गया। अब इन्होंने क्या किया कि डॉग के माउथ के पास एक कैन्यूला डाल दी। कैन्यूला से जो सलाइवा जो डॉग के मुंह से निकल रहा है वो उस कैन्यूला से लेके उन्होंने एक कंटेनर में यहाँ पर कलेक्ट कर लिया। अब इन्होंने डॉग को पर्टिकुलर स्टिमुलस देना शुरू किया इन्होंने, और इन्होंने क्या किया कि एक घंटी जो है वो इन्होंने अटैच कर दी यहाँ पर मैकेनिकली। अब इन्होंने क्या किया, डॉग को ये एक घंटी बजाते और फूड प्रोवाइड करते तो डॉग के सलाइवेशन होना शुरू हो जाता था। तो इन्होंने नोट किया कि डॉग के सलाइवा निकला डॉग के मुंह में से, जैसे ही फूड प्रोवाइड किया तो सलाइवा निकलना शुरू हो गया। अब इनिशियल एक्सपेरिमेंट में इन्होंने फूड दिया और उसके बाद देखा कि सलाइवेशन होना शुरू हो गया। उसके बाद इन्होंने कुछ टाइम बाद इन्होंने बेल बजानी शुरू कर दी, घंटी बजाई, और उसके बाद देखा कि घंटी बजा के साथ में फूड दिया तो इन्होंने देखा कि डॉग को सलाइवेशन होने लग गया। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि बेल बजाई और फूड प्रोवाइड नहीं किया, तो भी इन्होंने नोटिस किया कि डॉग के सलाइवेशन होना शुरू हो गया। आप नेक्स्ट पिक्चर में देख सकते हैं ये एक्सपेरिमेंट। देखिए ये जब तक डॉग की कंडीशनिंग नहीं हुई थी तब तक आप यहाँ पे देख सकते हैं ये डॉग को फूड प्रोवाइड किया तो इसके सलाइवेशन होने लग गया। डॉग को इन्होंने घंटी बजाई तो कोई सलाइवेशन नहीं हुआ।
फिर इन्होंने डॉग को घंटी बजा के फूड दिया तो सलाइवेशन होने लग गया, और ऐसा मल्टीपल टाइम्स करने के बाद इसको हम बोलेंगे कंडीशनिंग किया डॉग को। तो जब डॉग को घंटी से कंडीशन कर दिया, घंटी की आवाज़ से, तो इन्होंने देखा कि और साथ में फूड प्रोवाइड किया तो सलाइवेशन होने लग गया डॉग को। और जब कंडीशनिंग कंप्लीट हो गई तो उन्होंने देखा कि सिर्फ घंटी बजाते ही डॉग के सलाइवेशन होने लग गया, ऑल्दो यहाँ पर फूड प्रोवाइड नहीं किया गया था डॉग को। तो ये एक तरीके का कंडीशनड रिफ्लेक्स या कंडीशन रिस्पॉन्स है, जिसे हम क्लासिकल कंडीशनिंग या पैवलोवियन कंडीशनिंग भी कहते हैं। ओके, तो चलिए नेक्स्ट टाइप ऑफ लर्निंग पे, जिसे हम ट्रायल एंड एरर लर्निंग कहते हैं। ट्रायल एंड एरर लर्निंग, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि एनिमल्स खुद ट्राई करते हैं, बार बार किसी पर्टिकुलर स्टिमुलस के प्रति रिस्पॉन्स देखते हैं अपना, और उसके बाद गलतियां करते हैं ट्रायल के समय में, और फिर उससे सीख जाते हैं। इस तरीके की लर्निंग को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए जनरली कई तरह के इंस्ट्रूमेंट्स बनाए गए। देखिए, जैसे ये बनाया गया एक बॉक्स जैसा, यहाँ पर पिजन के लिए एक बॉक्स बनाया गया। तो क्योंकि इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं इसको डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए, इसलिए इस तरीके की लर्निंग को इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग और ऑपरेंट लर्निंग भी कहा जाता है। तो अब इस लर्निंग में क्या होता है कि एनिमल्स जब किसी पर्टिकुलर चीज़ से मोटिवेटेड होते हैं, जैसे कि थर्स्ट है, मतलब प्यास लग रही है, या भूख लग रही है, या सेक्स की फीलिंग है, या करने की इच्छा हो रही है, या फियर की फीलिंग आ रही है उनको, तो इस तरीके के समय ऐसे मोटिवेशन होता है एनिमल को, उस समय एनिमल्स एक प्रकार का एक्सप्लोरेटरी बिहेवियर शो करते हैं, जिसे हम एपिटाइटिव बिहेवियर कहते हैं। ये एपिटाइटिव बिहेवियर या एक्सप्लोरेटरी बिहेवियर का फिक्स पैटर्न होता है। किस तरीके से करते हैं, जैसे कि अगर एक डॉग भूखा है तो वो अपने खाने को ढूंढने के लिए, फूड को ढूंढने के लिए वो एक फिक्स पैटर्न परफॉर्म करेगा, फिक्स एक्शन पैटर्न परफॉर्म करेगा। जैसे कि वो जगह जगह सूंघेगा, स्निफ करेगा, इधर उधर घूमेगा, देखता हुआ, ढूंढता हुआ कि फूड कहाँ है, और एक बार फूड मिल जाएगा तो वो अपनी जगह पर खाना खा के अपनी जगह पर आकर शांति से बैठ जाएगा। तो इस तरीके की लर्निंग को हम ट्रायल एंड एरर कहते हैं, जिसमें एनिमल बार बार ट्राई करता है और अल्टीमेटली अपने गोल को अचीव कर लेता है, जिसमें और जब एक बार वो ये चीज़ सीख लेता है तो वो गलतियाँ जो भी होती हैं जो अर्ली ट्रायल्स में, उनको ऑब्लिटरेट कर देता है, उनको ख़त्म कर देता है। और जो नेक्स्ट लर्निंग, जब नेक्स्ट टाइम सेम बिहेवियर परफॉर्म करता है तो उसमें वो गलतियाँ नहीं दोहराता है। तो इस तरीके की लर्निंग को हम ट्रायल एंड एरर लर्निंग कहते हैं। आप यहाँ पर एक बॉक्स बना हुआ है, इसे हम थॉर्नडाइक बॉक्स कहते हैं, और इस बॉक्स में आप देखिए कैट हमने बंद करी हुई है। यहाँ पर एक डोर है जिसे ट्रैप डोर कहते हैं, जिसमें बंद है ये कैट, और अंदर एक यहाँ पुली से एक लीवर अटैच्ड है। यहाँ पे अगर कैट इसको पुल करेगी यहाँ पर इस जगह, तो ये ट्रैप डोर खुल जाएगा, और बाहर कैट का फूड रख दिया जाता है जो कैट को चाहिए है। तो अब लेकिन ये एनिमल है, इसको ये नहीं पता कि ये खींचना है इसको, और तो ये डोर खुल जाएगा। तो क्या होगा कि आप देखिए बार बार कैट इस इतनी सी जगह में बॉक्स में ट्रैप्ड है, थॉर्नडाइक बॉक्स में। इसका नाम थॉर्नडाइक बॉक्स है क्योंकि उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट डिवाइस किया था। तो थॉर्नडाइक बॉक्स में जब कैट अंदर घूम रही होती है किसी स्पेस में, तो एक्सीडेंटली एक बार अगर उसका हाथ इस लीवर पे पड़ जाता है कैट का, तो क्या होता है कि ये पुल होता है और ये गेट खुल जाता है। तो कैट को पता चलता है कि ये खुलता है। ऐसे मल्टीपल ट्रायल्स होने पर कैट जब करती है, तो अगर एक बार उसने, मतलब अगर ये पता चल गया उसको कुछ बार में, कुछ ट्रायल्स में, कि ये लीवर पुल करने से ट्रैप डोर ओपन हो जाएगा, तो आप देखेंगे कि कई सारे ट्रायल्स के बाद कैट इसको खोलती है, मतलब इसको दबाती है लीवर को, और ट्रैप डोर खुल जाता है, तो ये बाहर आ जाती है। तो आप इस तरीके के एक्सपेरिमेंट को बार बार रिपीट करिए, तो देखेंगे कि कैट आफ्टर मैनी ट्रायल्स, कैट को आप अंदर रखिए, कैट एक ही बार में इसको दबाएगी लीवर को,
और एकदम से ट्रैप डोर खुलते ही बाहर आ जाएगी और अपना फूड ले लेगी। तो यानी कैट अपने ट्रायल से और अपनी गलतियां करके एक्सीडेंटली ये सीख जाएगी कि किस तरीके से बाहर आना है इस बॉक्स से। सेम यहाँ पर एक स्किनर नाम के थे पर्सन जिन्होंने ये स्किनर बॉक्स बनाया। इन्होंने इसमें एक पिजन को बंद कर दिया। अब यहाँ पर एक इन्होंने वो दे दिया जगह, एक पॉइंट दे दिया जहाँ पे कि अगर पिजन अगर पैक करेगा तो यहाँ नीचे एक स्लॉट बना हुआ है जिसमें ट्रे रखी हुई है। वो ट्रे आ जाएगी बाहर और पिजन उसमें दाने रखे हुए हैं, कुछ ग्रेन्स रखे हुए हैं जो कि पिजन आराम से खा सकता है। तो अब पिजन एक दो बार, तो जब पिजन को फर्स्ट टाइम डाला तो उसको पता ही नहीं होता कि यहाँ पर कुछ दबाने से या पैक करने से यहाँ पर फूड बाहर आ जाएगा। तो पिजन एक्सीडेंटली अगर कोई एक आध बार पिजन यहाँ पे दबाता है और फूड आ जाता है तो पिजन को पता चल जाता है और वो मल्टीपल ट्रायल्स में ये सीख जाता है कि मुझे यहाँ पर पैक करना है, इस जगह पर, इस स्पॉट पर, और यहाँ से खाना बाहर आ जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पिजन यहाँ पैक कर रहा है और यहाँ पर फूड आ जाता है तो वो आराम से ग्रेन्स खा लेता है। ऐसे ही आप ह्यूमन बींग्स में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो बेबी है वो बार बार गिरता है, उठता खड़ा होता है और सीख जाता है इस तरीके से कैसे चलना है। तो यानी वो मल्टीपल टाइम्स, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स गिरता है और फिर खड़ा होता है और अल्टीमेटली चलने की कोशिश करता है और धीरे धीरे चलना सीख जाता है। ओके, आ जाइए आप लेटेंट लर्निंग पर। ये अनदर टाइप ऑफ फ्लेक्सिबल लर्निंग है, लेटेंट लर्निंग। लेटेंट लर्निंग में आप देख सकते हैं कि ये एक प्रकार की हिडन लर्निंग है, छुपी हुई है, जो एनिमल्स में अपेरेंटली काम नहीं आती, लेकिन अल्टीमेटली ये एनिमल्स की मेमोरी में रहती है और जब उनको इस तरीके की लर्निंग की आवश्यकता होती है उस समय वो उसको यूज़ कर सकते हैं। तो लेटेंट लर्निंग को बोला जाता है कि इट इज़ द एसोसिएशन ऑफ इनडिफरेंट स्टिमुलाई और सिचुएशंस विदाउट पेटेंट रिवॉर्ड। एकदम से कोई फ़ायदा नहीं होता है इस प्रकार की लर्निंग का, लेकिन अल्टीमेटली एनिमल को इसका यूज़ होता है इस लर्निंग का। तो ये यहाँ पर एक डिगर वेस्प दिखाई है। तो डिगर वेस्प जो है वो जब भी अपने नेस्ट, जैसे नेस्ट है और नेस्ट के आसपास एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें कई सारे पाइन कोन्स इसके नेस्ट के आसपास रख दिए। तो डिगर वेस्प अपने नेस्ट से निकलती है तो ये चक्कर लगा के इसके आसपास और घूमती है और देखती है कि उसकी सराउंडिंग्स क्या हैं, उनको वो अपने क्यूज़ की तरह यूज़ करती है और अपने नेस्ट की लोकेशन वो पता कर लेती है। तो वो यहाँ से उड़ती है, घूम घाम के इन पाइन कोन्स के आसपास उड़ के और फिर चली जाती है। अब आप क्या करें कि नेस्ट जो है, एक बार डिगर वेस्प मतलब अगर गई हुई है कभी किसी समय बाहर अपने नेस्ट से, तो आप इस पाइन कोन्स को उठा के दूसरी जगह पर रख दीजिए उसी अरेंजमेंट में। तो आप देखेंगे कि डिगर वेस्प पहले कहाँ आएगी, उन पाइन कोन्स के पास। उसका नेस्ट यहाँ है लेकिन वो पाइन कोन्स को अपना क्यू मानते हुए वो वहाँ पर पहुँचेगी। मतलब पहचान जो होती है, जैसे लैंडमार्क बोलते हैं, उसको समझ के वो यहाँ पर आती है और देखती है कि यहाँ नेस्ट नहीं है तो उसको प्रॉब्लम होती है। इसका मतलब ये हुआ कि डिगर वेस्प जो है वो पाइन कोन्स को अपने लैंडमार्क की तरह यूज़ करती है और उनको ध्यान रखती है। उसको जब भी ज़रूरत होती है, जब उसको अपने नेस्ट को ढूंढ, पैसे तो रूटीन में वो आती है, इनको देख के आ जाती है, पाइन कोन्स के ऊपर चक लगा के चली जाती है, लेकिन जब ज़रूरत होती है तो वो पाइन कोन्स को ही एज लैंडमार्क यूज़ करती है। हम भी हम खुद अपने आप में भी देख सकते हैं, अपने ह्यूमन बींग्स में भी। हम अपने घर जाते हैं तो अपने घर के रास्ते में कौन कौन से लैंडमार्क्स हैं उनको याद रखते हैं और इस तरीके से हम आसानी से अपने घर पहुंच जाते हैं। तो दिस इज़ अनदर टाइप ऑफ लर्निंग, फ्लेक्सिबल लर्निंग। अब आ जाइए आप लास्ट टाइप ऑफ फ्लेक्सिबल लर्निंग विच इज़ नोन एज डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन में क्या है कि ऑब्जेक्ट्स को डिफरेंट शेप्स, कलर, साइज, इन सबको अलग अलग पहचानने की क्षमता को डिस्क्रिमिनेशन कहा जाता है, जो कि एनिमल्स में भी पाई जाती है। मंकीज़ के अंदर एक टेस्ट परफॉर्म किया गया जिसे विस्कॉन्सिन जनरल टेस्ट एपरेटस कहते हैं, जिसमें कई सारे वुडन ब्लॉक्स अलग अलग शेप्स के मंकी को प्रोवाइड किए जाते हैं। अब मंकी अगर सपोज एक ट्रायंगुलर ब्लॉक उठा ले या ये पर्टिकुलर ये रेड कलर का इस तरीके का ब्लॉक उठाए तो हम उसको एक बनाना दे दें।
तो मंकी को मंकी धीरे धीरे बार बार ये अपन ट्रायल करें, मंकी को कई सारे ब्लॉक्स दें, कई सारी शेप्स प्रोवाइड करें और देखें कि एक पर्टिकुलर शेप उठाने पर मंकी को हम एक रिवॉर्ड देते हैं बनाना के फॉर्म में। तो हम देखेंगे कि धीरे धीरे मंकी हर बार आप उसको ब्लॉक्स कई मिक्स्ड ब्लॉक्स देंगे, वो यही वाला ब्लॉक उठाएगा, क्योंकि ही इज़ बीइंग रिवॉर्डेड फॉर पिकिंग अप दिस पर्टिकुलर ब्लॉक। तो इसका मतलब मंकी इस पर्टिकुलर शेप को, कलर को आइडेंटिफाई करने में सक्षम हो जाता है। तो मतलब वो पहचान कर सकता है अलग अलग शेप में या ऑब्जेक्ट्स में। तो इसको हम डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। ये भी एक लर्निंग है, एक प्रकार की फ्लेक्सिबल लर्निंग है। ऐसे ही पिजन के अंदर आप देख सकते हैं, एक ये चैम्बर में पिजन को बंद कर दिया जैसे स्किनर बॉक्स में था। अब इसमें क्या किया कि हमने देखा कि पैकिंग करने से ट्रे निकल के आती है जिसमें ग्रेन्स होते हैं, पहले देखा था। अब यहाँ पर क्या है, हमने एक लाइट, 2 लाइट दे दी। हम देखा कि ग्रीन लाइट जब जलाएंगे, जला के रख दें, उस समय अगर पिजन पैक करेगा तो ट्रे निकलेगी, और जब तक रेड लाइट जल रही होगी और ये पैक करेगा तो ये यहाँ पर इस जगह पर तो फूड ट्रे या हॉपर बाहर नहीं निकलेगा। तो हम देखते हैं कि कुछ समय बाद पिजन ये सीख जाता है कि ग्रीन लाइट जलेगी तभी यहाँ पर पैक करना है और तभी फूड बाहर आएगा। तो दिस इज़ अगेन टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। पिजन को कलर्स को आइडेंटिफाई करना आ जाता है कि किस कलर की लाइट जलेगी जब फूड उसको मिल सकेगा। तो ऐसे ही डॉग्स को कई सारी आवाज़ों के प्रति अगर उनको एक्सपोज किया जाए तो, और किसी एक पर्टिकुलर साउंड पर ही उनको रिवॉर्ड दिया जाए, तो डॉग्स कई सारे ट्रायल्स के बाद सीख जाते हैं कि कौन सी आवाज़ उनके लिए रिवॉर्डिंग है और कौन सी रिवॉर्डिंग नहीं है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन और बढ़ाया जा सकता है अगर डॉग को रिवॉर्ड देने की जगह पनिश कर दिया जाए। अगर पनिशमेंट मिलता है तो डॉग गलत साउंड के प्रति रिस्पॉन्स देना बंद कर देगा। समझ में आ गई? पनिशमेंट मिलती है ना तो जल्दी सीखते हैं, है ना। से इम्प्रिंटिंग पर, यहाँ पर आप एक मेज़ देख सकते हैं जिसे हम हेब विलियम मेज़ कहते हैं। ये बच्चों ये स्लाइड एक्चुअली में ट्रायल एंड एरर की है, जो कि यह गलत आ गई है इस जगह। तो ये ट्रायल एंड एरर टाइप ऑफ लर्निंग है जिसमें एक रैट को एक जगह एक एंट्रेंस पर मेज़ मतलब भूल भुलैया इसमें छोड़ा जाए, और ये इन बंद गलियों में से, खुली गलियों में से अलग अलग जगह बार बार ट्रायल एंड एरर करता हुआ अल्टीमेटली कुछ टाइम बाद यहाँ पर पहुँच जाता है। तो हम देख सकते हैं कि जब कुछ समय जब कई सारे ट्रायल्स हो जाते हैं तो ये रैट जो है वो अल्टीमेटली यहाँ इस पर्टिकुलर एक एंड से दूसरे एंड तक, मेज़ के दूसरे एंड तक पहुँचने में धीरे धीरे कम टाइम लेने लगता है, और अल्टीमेटली आप बार बार कई सारे हंड्रेड्स ऑफ ट्रायल्स कर लें तो आप देखेंगे कि इमीडिएटली सही जगह से होता हुआ ये रैट इस मेज़ को क्रॉस कर जाता है। तो ये एक प्रकार की ट्रायल एंड एरर लर्निंग है। ये स्लाइड एक्चुअली बीच में आ गई, मेरे को आपको वहाँ बतानी थी ट्रायल एंड एरर के साथ में। तो आ जाइए आप तो इम्प्रिंटिंग एक यूनिक फॉर्म ऑफ लर्निंग है जो कि अर्ली लाइफ में होती है, और वो लाइफ का सेंसिटिव पीरियड होता है जब एनिमल कुछ सीखता है। ये जो लर्निंग है ये बहुत स्टेबिलिटी वाली होती है। एक बार जब सीख जाता है एनिमल इस प्रकार की लर्निंग को तो वो लाइफ लॉन्ग चलती है उसके। और ये लर्निंग एनिमल के पेरेंट्स की चॉइस और उनके सेक्सुअल पार्टनर की चॉइस को भी इन्फ्लुएंस करती है। जब पेरेंट्स की चॉइस डिपेंडेंट होती है इस पर तो उसे फिलियल इम्प्रिंटिंग कहते हैं, और अगर सेक्सुअल पार्टनर की चॉइस इन्फ्लुएंस होती है इस लर्निंग से तो उसको सेक्सुअल इम्प्रिंटिंग कहा जाता है। तो एनिमल की लाइफ में ऐसे अर्ली लाइफ में कुछ फेजेस होते हैं, सेंसिटिव फेजेस होते हैं जो कि कुछ प्रकार की लर्निंग के लिए ही बने होते हैं। इवन ह्यूमन बींग्स जो हैं वो कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड में उनकी जब इंडिविजुअल ग्रोथ होती है उसमें वो कुछ चीज़ें सीखते हैं, और वो चीज़ें जो वो सीख लेते हैं उस समय में वो उनके लिए लाइफ लॉन्ग इम्पॉर्टेंट रहती हैं, लाइफ लॉन्ग वो उनके साथ रहती हैं। जैसे हम एक छोटे बालक को हम नमस्ते करना सिखाते हैं, टाटा करना सिखाते हैं, आपने देखा होगा अपने घरों में। तो छोटे से बेबी को बाय करना सिखा देते हैं, टाटा करना सिखा देते हैं, और वो उसको लाइफ लॉन्ग याद रहता है। बड़े होने के बाद में उसको नहीं सिखाया जाता कि उसको बाय कब कहना है, कैसे कहना है, किसको कहना है, तो लेकिन वो सीख जाता है।
तो नमस्ते कोई आता है कोई जाता है, अपन शुरू से कराते हैं बच्चों को, फिर वो सीख जाते हैं कि कोई घर में आता है जाता है, बड़ा है छोटा है, कैसे किसको उनको विश करना है वो सीख जाते हैं। तो ये क्रिटिकल पीरियड या सेंसिटिव फेज़ कहलाता है एनिमल के मतलब इंडिविजुअल्स की लाइफ में या एनिमल्स की लाइफ में, और इस प्रकार की लर्निंग को हम इम्प्रिंटिंग कहते हैं। लास्ट टाइप है आपके रीजनिंग एंड इंसाइट। तो रीजनिंग और इंसाइट जो है वो भी एक प्रकार की रेस्ट्रिक्टेड लर्निंग है। तो प्राइमेट्स जिनमें हायर मेंटल कैपेबिलिटी होती हैं या हायरली ऑर्गेनाइज्ड ब्रेन होता है, उनमें ही ये इस प्रकार की लर्निंग पाई जाती है। लोअर एनिमल्स अपने इंस्टिंक्ट पर डिपेंडेंट होते हैं, जबकि हायर एनिमल्स लर्निंग पर डिपेंडेंट होते हैं। ह्यूमन बींग्स के अंदर एक और क्वालिटी है, उनकी मेमोरी बहुत अच्छी होती है, याददाश्त अच्छी होती है, बेटर इंसाइट होती है, रीजनिंग और इंटेलिजेंस, ये तीनों चीज़ें पाई जाती हैं ह्यूमन बींग्स में। तो जनरली इन जनरल ये लर्निंग ह्यूमन बींग्स में बहुत अच्छे से पाई जाती है, या फिर प्राइमेट्स में भी देखी जा सकती है। तो इंसाइट क्या चीज़ होती है आपको पता होना चाहिए कि इंसाइट इज़ अ एबिलिटी टू नोटिस एंड अंडरस्टैंड अ सिचुएशन। किसी भी सिचुएशन को देखना, ऑब्जर्व करना और उसको समझना, उसे हम इंसाइट कहते हैं। रीजनिंग क्या होती है? रीजनिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग अबाउट समथिंग इन एन इंटेलिजेंट एंड सेंसिबल वे। मतलब अपनी इंटेलिजेंस के साथ में कोई भी सिचुएशन या कोई भी चीज़ को देखना, सोचना, समझना, वो और फिर उसके बाद उसके हिसाब से कोई डिसीजन लेना या कोई ओपिनियन बना लेना उस चीज़ के बारे में, दैट इज़ नोन एज रीजनिंग। मतलब कोई अपन को अपने दिमाग को उसमें काम में लाना पड़ता है। और नेक्स्ट है इंटेलिजेंस। मतलब कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन को, कुछ डिफ़िकल्ट आइडिया या सब्जेक्ट को समझने के लिए किसी नॉलेज का यूज़ करना, किसी प्रॉब्लम को समझना और उसके बाद एक कंट्रोल्ड तरीके से उस पर काम करना, दैट इज़ नोन एज इंटेलिजेंस। तो ये तीन कैरेक्टर्स जो हैं, इंसाइट, रीजनिंग एंड इंटेलिजेंस, ये परमानेंट चीज़ें हैं, एक बार लाइफ में डेवलप हो जाती हैं तो वो लाइफ लॉन्ग चलती हैं, इसलिए इसे रेस्ट्रिक्टेड लर्निंग में इंक्लूड किया जाता है। तो दिस इज़ अ ब्रीफ आइडिया of different types of learning in animals. Thank you so much. Please go through the lecture again and again and learn through it. Thank you so much.